एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। ब्रेक के दौरान भी हमारे साथ कॉलर्स जुड़ते रहे, आप भी जुड़िए। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तनाव से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके जहन में आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर कपूर हमारे साथ हैं। डॉक्टर कपूर, ब्रेक के दौरान हमारे साथ रोहतक से डॉक्टर उज्जवल जुड़े हैं। सुनने में थोड़ा अजीब ज़रूर है, लेकिन कि एक डॉक्टर को डॉक्टर की ज़रूरत पड़े, लेकिन फिर भी इनका सवाल हम ज़रूर लेंगे। नमस्कार डॉक्टर उज्जवल, नमस्कार मैम। पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं डॉक्टर ज्योति से बात करना चाहता हूँ। ज़रूर डॉक्टर पूछें आप। ज्योति, मेरा मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि अभी आपने इंदिरावती जी के प्रश्न में बताया कि अगर कोई वर्क प्लेस पे तनाव रहता है तो उसके बारे में हम किसी से बात करके इस तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन अक्सर मैंने देखा कि वर्क प्लेस पे जो है कि इस तरह के लोग होते हैं कि तनाव मुक्ति के अलावा जो बात की जाती है तो वो बात को और बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, जिससे तनाव और पैदा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन है इनका डॉक्टर कपूर। सही कह रहे हैं डॉक्टर उज्जवल। जब हम बात करने की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम उन्हीं लोगों के साथ बात करने की बात करते हैं जिनसे आपका सामंजस्य अच्छा है। वैसे रिकमेंडेशंस हैं कि हर वर्क प्लेस पे काउंसलर होने चाहिए, या आपके जो एचआर या मैनेजमेंट ट्रेनिंग है उनमें भी ऐसी एक प्रिविलेज होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति से आप बात कर सकें यदि आप वर्क प्लेस पे स्ट्रेस्ड हैं तो। क्योंकि वर्क प्लेस पे बुलिंग और इस तरह की चीज़ें आमतौर पे आजकल देखी जाती हैं। पर यदि आप उनसे बात नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है कि ना आपके मैनेजर्स में, ना सुपरवाइजर्स में, ना कोलीग्स में कोई ऐसा है जिससे आप बात कर पाएँ, तो आप अपने किसी परिजन से, किसी मित्र से इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करें। नहीं तो फाइनली प्रोफेशनल एडवाइस तो अवेलेबल भी है, और मेरे ख्याल से आज के समय में लेनी भी चाहिए। चाहे आप मनोचिकित्सक के पास जाएं या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि जो एक बार बात करने से आप अपनी सिचुएशन को एक तरह से एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। क्योंकि अभी आप सफ़र कर रहे हैं तो आपके लिए सब चीज़ नेगेटिव है, पर जब आप किसी से बात करते हैं तो आपको मालूम चलता है कि कितना नेगेटिव है और कितना आप महसूस कर रहे हैं, और उन स्थितियों में आप क्या कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ जींद से सोहन जुड़ गई हैं, इन्हें सुनते हैं। नमस्कार। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। पूछिए अपना प्रश्न। हाँ जी मैम, मैं 30 हूँ और साइंस टीचर हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ जी। मतलब वेल सेटल्ड हूँ मैं, हस्बैंड भी जॉब में है, फाइनेंस कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन मतलब 3-4 साल से मैं डिप्रेस रहती हूँ। जैसे ही दवाइयाँ चलती हैं ठीक हो जाती हूँ, फिर धीरे धीरे कम होती हैं, लेकिन 2-3 महीने ठीक रहने के बाद फिर से कोई हो जाता है जी। तो, और इस दौरान नींद कम हो जाती है, और मतलब ऐसा होता है कंफर्टेबली नींद नहीं आती। तो ये भी है, प्रेगनेंसी भी है। अब ये है कि क्या अब दवाई लेना ठीक होगा? डॉक्टर कपूर बताएंगे आपको। जैसा हम अभी पहले भी डिस्कस कर रहे थे, जो डिप्रेशन है वो एक रासायनिक असंतुलन है, और जिनको बार बार डिप्रेशन होता है ये एक रसायन की कमी से होता है, ऐसा माना जाता है, और इसमें दवाओं की ज़रूरत आपको कंटिन्यूसली रहती है। पर प्रेगनेंसी के दौरान, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, हम किसी भी तरह की दवा अवॉइड करने की बात करते हैं। डिप्रेशन के लिए यदि आप दवाएं नहीं ले सकते हैं तो काउंसलिंग या साइकोथेरेपी से आपकी मदद की जा सकती है। चलिए, हमारे साथ हिसार से ललित एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उन्हें सुन लेते हैं यहाँ पर। ठीक है डॉक्टर, हम बिल्कुल आपके लिए अभी पानी मंगाते हैं। ललित का क्वेश्चन लेते हुए, ललित पूछिए अपना प्रश्न। हेलो। जी ललित, पूछ सकते हैं आप। हाँ जी, हेलो। डॉक्टर कपूर आपको सुन रही हैं ललित, आप तक आवाज़ पहुँच रही है? पूछिए अपना प्रश्न। नमस्ते जी। नमस्कार। नमस्ते ललित। डॉक्टर साहब, ऐसा है, मैं 6-7 साल से लगातार एंटीडिप्रेसेंट ले रहा हूँ दवाइयाँ जी। तो क्या मुझे रेगुलर लेनी चाहिए? डिप्रेशन मुझे रेगुलर रहता है मैडम, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ऐसा है ललित कि डिप्रेशन की दवाएं आपकी किसी ना किसी डॉक्टर की सलाह पे चल रही होनी चाहिए, और आपके डॉक्टर आपको बता पाएंगे कि आपको ये डिप्रेशन की दवा कितने समय तक लेनी है। कई बार डिप्रेशन की दवाओं की ज़रूरत लंबे समय तक पड़ जाती है।
आजकल जो दवाएं हम देते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं, तो इसलिए मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगी कि आप डिप्रेशन की दवा आपने मनोचिकित्सक की राय से लें और तब तक कंटिन्यू करें जब तक वो आपको कहते हैं। उम्मीद करते हैं ललित आपने डॉक्टर ज्योति कपूर को बहुत ही ध्यान से सुना होगा, और जिस भी उम्मीद से आपने हमें कॉल किया वो ये इस आंसर को सुनने के बाद ज़रूर आप तक पहुंची होगी, आपकी उम्मीद पूरी हुई होगी। जो कुछ भी डॉक्टर कपूर ने आपको अभी सजेस्ट किया है आप उस पर गौर कीजिए, आप ज़रूर इन चीज़ों से निकलकर सामने आ पाएंगे। हम दूसरे दर्शकों से भी अनुरोध करेंगे कि हमारा ये प्रोग्राम हेल्थ गुरु आपके लिए है, आपकी अवेयरनेस के लिए है, आपकी सुविधा के लिए है। तनाव पर आज हम खास चर्चा कर रहे हैं। कोई भी तनाव, किसी भी तरीके की चिंता से अगर आप गुजर रहे हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। दिलबाग, ललित या फिर हरवंश की तरह आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और समाधान जान सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर ज्योति कपूर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे आंसर ज़रूर आपको मिलेगा। डॉक्टर कपूर के पास मैं लौट कर आऊँगी। डॉक्टर, कोई ख़ास एज ग्रुप होता है क्या कि हाँ इस पर्टिकुलर एज ग्रुप को, लाइक जैसे आपने शादी का जिक्र किया, जैसे हमारे साथ जितने कॉलर्स जुड़े वो कह रहे हैं हम ऑफिस में जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, घर आके फिर हम और चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो क्या ये कोई जो टीनेज से जो बाहर निकल जाते हैं, कोई 20 से 40 या 50 ये एज ग्रुप होता है, या इसके शिकार बच्चे भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है? डिप्रेशन का शिकार कोई भी हो सकता है। जो एक डिप्रेसिव डिसऑर्डर है उसके लिए एज ग्रुप माना गया है कि 20 से 40, और दूसरी पीक होती है ओल्डर सीनियर एज ग्रुप में। लेकिन डिप्रेशन का शिकार आज की डेट में देखा गया है कोई भी हो सकता है। 8 से 10 साल के 12 साल के बच्चों में भी डिप्रेशन देखा गया है और ओल्ड एज ग्रुप में भी डिप्रेशन देखा जाता है। चलिए, हमारे साथ बहादुरगढ़ से एक कॉलर जुड़ गए हैं, इन्हें सुनते हैं। राम है। नमस्कार राम। राम, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आवाज पहुंच रही है। पूछिए अपना प्रश्न। हमारी उम्र 43 साल है जी। मुझे डायबिटीज हो गया था 3-4 महीने से। तो दवाई तो लिया हूँ, तो लेवल पर आ गया, लेकिन नीचे वाला जो है वो 100 है, 100/160 है, और हमारे घबराहट सी होता रहता है। मैंने डॉक्टर को बताया हाथ में सुई सुई जैसे लगता है, तो डॉक्टर ने दवाई दी है जो कमजोरी है, लेकिन ऐसा कमजोरी तो नहीं लग रहा है। ये किस लिए ऐसे होता है? घबराहट सी लगता रहा समय। अभी आपने कोई टेस्ट करवाया था? अभी डायबिटीज कंट्रोल में है, नॉर्मल है? हाँ जी, कल करवाया था मैंने, तो मेरा 100/160 है। और नींद प्रॉपर आती है आपको? जी, नींद भी बढ़िया से आता है। डॉक्टर कपूर, क्या मानती हैं आप, ये डिप्रेस्ड हैं या नहीं? इनफैक्ट अच्छा हुआ आपने ये मुद्दा उठाया है। रिसर्च में देखा गया है कि डायबिटीज़ के साथ डिप्रेशन की एक साथ होने की संभावना 50% तक देखी गई है। मतलब कि डायबिटीज़ होने के बाद डिप्रेशन होने के चांस 50% लोगों में होते हैं, और ये एक हार्मोनल रीज़न हो सकता है। जो आपने बताया है वो घबराहट हो सकती है। यदि आपका शुगर लेवल नॉर्मल है तो ये कुछ और जांचों के अलावा हम एंजाइटी का भी इसमें इवैल्यूएशन जांच करके इसका इलाज करना चाहेंगे। दूसरी बात ये है कि जब भी हमें घबराहट होती है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये एक नॉर्मल चीज़ है कि हमारा बीपी राइज करता है हमारा जब भी हम घबराहट होती है। लेकिन यदि आपका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा हुआ है, जिस समय आपको घबराहट नहीं है उस समय भी, तो आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, तो उसका भी इलाज करना इसमें ज़रूरी हो जाता है। हमारे साथ रोहतक से एक और कॉलर, आज रोहतक से काफ़ी ज़्यादा कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और कार्यक्रम से पहले जब बात हो रही थी हमारे बीच में तो आप भी कह रही थी कि वहाँ डॉक्टर ज़्यादा हैं। खैर, सुधा हमारे साथ जुड़ गई हैं, इन्हें सुनते हैं। नमस्कार सुधा जी। नमस्कार जी, मेरा प्रश्न डॉक्टर ज्योति से है जी। हाँ जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या महिलाओं और पुरुषों में तनाव के लक्षण और कारण अलग अलग होते हैं? सुधा जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। जो रिसर्च है उसके हिसाब से WHO ने ये बताया है कि डिप्रेशन महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले डिप्रेशन का इंसिडेंस डबल है, 2 गुना ज़्यादा होता है महिलाओं में डिप्रेशन। जहाँ तक कारणों की बात है, हार्मोन चेंजेस महिलाओं में मंथली मासिक तौर पर होते हैं। इसके अलावा हार्मोन चेंजेस प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं, और फिर मीनोपॉज के दौरान जब पीरियड्स रुकते हैं उस समय होते हैं जी। और ये वल्नरेबल पीरियड हैं जिस समय महिलाओं में डिप्रेशन
हो जाता है। इसके अलावा जो आज की स्थिति है जहाँ पर महिलाएं ना सिर्फ घर संभाल रही हैं, बच्चे संभाल रही हैं, बल्कि बाहर का काम भी कर रही हैं, ये एक ट्रांजिशनल फेज़ है हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे कल्चर में। और इस वजह से जो तनाव है, स्ट्रेस है, वो महिलाओं पे कई गुना ज़्यादा है। और इस वजह से भी डिप्रेशन का इंसिडेंस महिलाओं में ज़्यादा देखा गया है। इन दोनों चीज़ों के अलावा बचपन के दौरान मतलब चाइल्डहुड में और मेनोपॉज के बाद डिप्रेशन का इंसिडेंस मेल्स और फीमेल्स में बराबर देखा गया है। चलिए, हमारे साथ रेवाड़ी से एक कॉलर जुड़ गए हैं, इन्हें सुनते हैं। नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते जी। जी मुक्ता जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैम, मुझे श्वास एब्सेस है मेरे बेबी होने के बाद, सिजेरियन डिलीवरी हुई है मेरी। तो उसके बाद मुझे श्वास एब्सेस हो गया। मैं 1.5 साल से उसकी दवाई ले रही हूँ। पहले फर्स्ट लाइन ड्रग ली, अब सेकंड लाइन ड्रग्स ले रही हूँ मैं जी। तो इतनी दवाइयाँ खाने के बाद मुझे कभी थाइस पेन है, कभी कुछ है, कभी वॉमिट है, कभी नोजिया है। रोज एक टेंशन में ही रहती हूँ मैं हमेशा कि अब कौन सी प्रॉब्लम नई खड़ी हो जाएगी। मुक्ता, तो आपका मैम इसके लिए ये मैं क्या करूँ? हाँ, मेरा आपसे सवाल था, ये आपका फर्स्ट बेबी है? हाँ जी, फर्स्ट बेबी है मैम। अच्छा, और कितना समय हुआ है बेबी हुए हुए? मैम बेबी हुए 2 इयर्स हो चुके हैं और जस्ट आफ्टर बेबी होने के बाद मुझे बैक पेन रहने लग गया और 4 मंथ्स बाद डायग्नोज हुआ कि ये श्वास एब्सेस हो चुका है मुझे। इसके अलावा आपका मन जनरली कैसा रहता है? उदास रहता है, चिड़चिड़ा रहता है? मतलब हर किसी से मुझे इरिटेशन ही रहती है कि हर कुछ मेरे लिए कोई बुराई बोल रहा है, इवन हस्बैंड से भी। मुक्ता, मुझे खुशी है आपने ये सवाल हमसे पूछा है, ऑल्दो अनफॉर्चुनेटली ऐसी स्थिति में आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो आम तौर पे देखी गई है और अंडर डायग्नोस्ड है। पोस्टपार्टम का मतलब है कि बच्चा होने के बाद महिलाओं में डिप्रेशन स्टार्ट होना। 80% महिलाओं में पोस्टपार्टम ब्लूज़ मतलब एक माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन देखा गया है पहले सप्ताह में बच्चा होने के बाद। इसके अलावा यदि स्थितियां ऐसी होती हैं जैसे कि आपके केस में श्वास एब्सेस है या कोई और प्रॉब्लम घर में होती है, तो डिप्रेशन कंटिन्यू रहने के मतलब पोस्टपार्टम ब्लूज़ को पोस्टपार्टम डिप्रेशन बनने में टाइम नहीं लगता है। इसका इलाज करना ज़रूरी है क्योंकि ना सिर्फ ये जिस महिला जो कि माँ है उसको अफेक्ट कर रही है, पर उसके बच्चे को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है। जो बॉन्डिंग शुरू में होनी चाहिए माँ बच्चे के बीच में, वो डिस्टर्ब होती है, बच्चे की केयर प्रॉपर नहीं हो पाती है। और साथ के साथ ये वो समय होता है जब वैसे भी ना आपकी नींद प्रॉपर हो पाती है, आप थकान बनी रहती है। और फर्स्ट चाइल्ड के बाद बहुत सारी अडेप्टेशन की प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि एकदम से एक नया रोल आपको मिला है। तो इस दौरान प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत ज़रूरी मानती हूँ मैं, क्योंकि कई बार हमारी फैमिली या हमारे हस्बैंड हमारी सिचुएशन को नहीं समझ पाते हैं। वो हेल्प करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। और प्रोफेशनल हेल्प लेने से आप ना सिर्फ इस स्थिति से उबर पाएंगे बल्कि आप और आपका बच्चा इसे बहुत अच्छे से हैंडल भी कर पाएगा। चलिए, हमारे साथ गुड़गांव से हमारे नेक्स्ट कॉलर हैं परमजीत। नमस्कार परमजीत। नमस्ते मैम। पूछिए अपना सवाल। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे ये कैसे मालूम चलेगा कि मुझे डिप्रेशन है? जैसे कि अब मेरी कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही, मैं अभी टीवी देख रहा हूँ और मेरा दिमाग टीवी पे भी चल रहा है, मेरा दिमाग दूसरी जगह भी जा रहा है, किसी और साथी के बारे में वो क्या सोच रहा होगा या वो क्या बोल रहा होगा, या मतलब ये कंसंट्रेशन नहीं बन पाना भी डिप्रेशन है, या ये पूछना चाह रहा था मैं कि क्या है वास्तव में, कैसा पता चले कि डिप्रेशन है मुझे? चलिए जानते हैं डॉक्टर कपूर से। हाँ परमजीत, डिप्रेशन के जो लक्षण हैं वो शुरुआत में 1-2 रिपोर्ट्स में भी यहाँ पे बताए गए थे, आपने देखे होंगे, जिसमें मन ना लगना और या फिर चीज़ में दिलचस्पी ना होना एक आमतौर पे एक लक्षण माना गया है। इसके अलावा कंसंट्रेट नहीं कर पाना, नकारात्मक विचार आना, निराशा महसूस करना, किसी भी चीज़ में जितना उसे पहले एंजॉय कर पाते थे उतना ना कर पाना, भूख ना लगना, नींद प्रॉपर नहीं आना या गुस्सा ज़्यादा आना, चिड़चिड़ापन हो जाना, ये सब डिप्रेशन के लक्षण माने गए हैं। यदि ये चीज़ें कभी कभी होती हैं
तो हम इसे डिप्रेसिव डिसऑर्डर नहीं कहते हैं। लेकिन यदि ये कंटिन्यूअस लगातार आपके साथ हो रहा है पिछले 2 सप्ताह से ज़्यादा, और आपकी निजी ज़िंदगी, सामाजिक ज़िंदगी या आपका ऑक्यूपेशन वर्क पे इसका असर पड़ रहा है, तो हम इसे डिप्रेशन मानेंगे और इसके इलाज के लिए आपको राय देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद कि जिस आंसर के लिए आपने हमें कॉल किया वो आप तक ज़रूर पहुंचा हो डॉक्टर कपूर के इस आंसर के ज़रिए। डॉक्टर कपूर, क्या ट्रीटमेंट है जो लोग डिप्रेस्ड हैं उनके लिए? क्या मेडिसिन ही एकमात्र उपाय है या फिर काउंसलिंग के ज़रिए भी ठीक किया जा सकता है उन्हें? डिप्रेशन को हम कैटेगराइज करते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में, कि सिम्टम की इंटेंसिटी कितनी है, कितना आपकी लाइफ पे असर कर रही है। और गाइडलाइंस के हिसाब से माइल्ड टू मॉडरेट जो डिप्रेशन होता है, जिसमें लक्षण होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को अफेक्ट नहीं कर रहे होते, उसमें हम काउंसलिंग और साइकोथेरेपी शुरुआती तौर पर रिकमेंड करते हैं। जी। काउंसलिंग और थेरेपी में समय लगता है, प्लस इसको रेगुलर करना ज़रूरी है किसी भी तरह के असर के लिए। लेकिन कई बार ये संभव नहीं हो पाता है, और ख़ासकर हमारे देश में जहाँ पे एज सच साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड है, जो एक प्रॉब्लम मानी जा रही है। इस दौरान करते क्या है? माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करते हैं या फिर उनके द वे ऑफ थिंकिंग वो बदली जाती है? क्या किया जाता है? देखिए, डिप्रेशन एक जो बीमारी है वो एक मल्टी फैक्टोरियल बीमारी है। मतलब कि जैसे कोई भी बीमारी होती है, ये खाली एक कारण से नहीं होती है। और यदि आपका डिप्रेशन का कारण आपके एनवायरनमेंट में है, आपके परिवेश में है, कि जैसे कि तनाव बहुत है, उसमें आपको उस तनाव को हैंडल करने के लिए सलाह दी जाती है। या फिर आपका नज़रिया नकारात्मक है, आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया नकारात्मक है, आप संवेदनशील ज़्यादा हैं, तो आपको उस चीज़ के बारे में जागरूक कराया जाता है और उसको बदलने के लिए आपको राय दी जाती है। कई बार क्या होता है कि सिचुएशंस इतनी डिस्टर्बिंग नहीं होती जितनी हम महसूस कर रहे होते हैं, या बहुत सारी चीज़ें आपस में मिल जाती हैं जिस वजह से हम ऐसा महसूस कर रहे होते हैं। जी, मेडिसिन के रोल पर भी आपके पास लौट कर आऊँगी मैं। हरिद्वार से हमारे साथ गुरविंदर कौर काफ़ी देर से कॉलर वेट कर रहे हैं, इन्हें सुनते हैं। नमस्कार, आवाज़ पहुँच रही है आप तक? गुरविंदर जी, सुन पा रहे हैं आप? लगता है इनके पास आवाज़ नहीं पहुंच रही, संपर्क टूट गया शायद इनके साथ हमारा। मेडिसिन का क्या रोल है? अगर कोई डिप्रेस्ड है, लाइक मैं अगर डिप्रेस्ड हूँ, आपके पास मैं ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ और मेरी मेडिसिन चल रही है, तो क्या वो लाइफ लॉन्ग है या कुछ समय बाद ठीक हो सकता है? जैसे एक कॉलर ने भी पहले पूछा था कि कब तक चलेगी, इसमें कुछ एक गाइडलाइंस हैं हमारे लिए, लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। सॉरी। तो मेनली जब अगर आपको पहली बार डिप्रेशन हुआ है, थोड़े समय का डिप्रेशन है या किन्हीं कारणों से हुआ है, तो हम 6 से 8 महीने का ट्रीटमेंट मानते हैं। लेकिन यदि आपको डिप्रेशन बार बार हो रहा है तो फिर लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट भी चल सकती है। लेकिन एक मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो आज की डेट में हमारे पास दवाइयाँ हैं बहुत सेफ़ हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं, और उनकी वजह से आपके दूसरे बॉडी सिस्टम्स भी अफेक्ट नहीं होते हैं जो कि डिप्रेशन में होते हैं। चलिए, हमारे साथ हरिद्वार से दोबारा हमारे कॉलर जुड़ गए हैं। नमस्कार सर। हाँ जी, हेलो। पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी मैडम, हाँ जी नमस्कार मैडम जी। हाँ जी, मेरे को 6 महीने से, हाँ जी मेरी उम्र 45 साल हो गई, जो 6 महीने से मेरे को डेट नहीं हो रही, और मेरे को ऐसे एकदम पसीना आता और घबराहट आती है जी, और घबराहट इतनी आएगी 5 मिनट में पसीना आएगा और मेरे को लगता है कपड़े उतार के फेंक दूं। डॉक्टर आप ठीक हैं? अभी आप जो मेनोपॉज का जिक्र कर रही थी, जब पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, रुक जाते हैं, शायद ये वो स्टेज है जिसका जिक्र गुरविंदर कर रही हैं। ऐसा हो सकता है। 45 से 50 साल के बीच में टाइम होता है जब पीरियड्स रुक रहे होते हैं, और इस फेज़ को हम क्लाइमैक्ट्रिक बोलते हैं। इस दौरान हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से फिज़िकल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि एकदम से बेचैनी होना, घबराहट होना, हॉट फ्लशेस, एकदम गर्मी महसूस करना, ऐसा महसूस करना कि जैसा बोले कि कपड़े उतार दिए जाएं।
इस टाइम मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, चिड़चिड़ापन रहना, मन खुश ना रहना, इस तरह की चीज़ें। पर इसका ट्रीटमेंट अगेन एंटी डिप्रेसेंट से करना ज़रूरी हो जाता है। अगर सिम्टम्स 6-6 महीने चल रहे हैं तो फिर उसमें करना ज़रूरी हो जाता है। चलिए, भिवानी से हमारे साथ सुषमा हमारी अगली कॉलर। नमस्कार सुषमा जी। नमस्कार मैम। पूछिए अपना प्रश्न। मैम, मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये क्या डिप्रेशन की वजह से है? जी डॉक्टर, जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं उनको नींद नहीं आती, लेकिन जिन लोगों को नींद बहुत ज़्यादा आती है, क्या वो भी डिप्रेस्ड होते हैं? हो सकते हैं। एटिपिकल डिप्रेशन कहा गया है इस स्थिति को, जिसमें जैसे जनरली नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना सिम्टम है, इन स्थितियों में नींद ज़्यादा आना या भूख ज़्यादा लगना सिम्टम होते हैं। पर ऑफ कोर्स इन सिम्टम्स के साथ दूसरे सिम्टम्स जैसे कि मन न लगना, किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट ना कर पाना, या घबराहट होना, या नकारात्मक सोच होना, ये वाली चीज़ें भी साथ में ऐड हो जाती हैं। चलिए, एक प्रेग्नेंट लेडी जो डिप्रेस्ड है उसको आप क्या राय या टिप्स देना चाहेंगी कि वो एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सके उस वक्त में जब वो तनावग्रस्त है? प्रेगनेंसी एक ऐसा समय है जहाँ पे हार्मोन चेंजेस की वजह से डिप्रेशन का इंसिडेंस ज़्यादा होता है जी, बाकियों के कंपैरेटिवली, बाकी समय के कंपैरेटिवली। और जितना तनाव में हम रहेंगे उतना उसका नेगेटिव इफेक्ट बेबी पे पड़ेगा जी। पहले 3 महीने में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम यूजुअली दवाएं अवॉइड करते हैं। ऑल्दो अब हमारे पास ऐसी दवाएं हैं जो उस समय भी दी जा सकती हैं यदि स्थिति इतनी ख़राब होगी, महिला खा नहीं रही है, पी नहीं रही है, सो नहीं रही है, सुसाइडल महसूस कर रही है जी, तो उस समय स्थिति इतनी नाजुक हो जाती है कि हमें दवा देने की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ पहले 3 महीने में हम साइकोथेरेपी या काउंसलिंग एडवाइस करते हैं, उससे काम चल जाता है। हाँ, सपोर्ट के लिए ज़रूरी है, फैमिली का माहौल असेस करना ज़रूरी है, जितना भी हम सपोर्ट दे सकते हैं उतना देना चाहिए, और घर वालों को भी खास इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जितना खुश रख सके उतना करना चाहिए, अपनी ओर से भी एफर्ट लगाने चाहिए। हमारे साथ हिसार से परमेश्वरी जुड़ी हुई हैं, इन्हें सुनते हैं। नमस्कार परमेश्वरी जी। संपर्क टूट गया इनके साथ। खैर, हम ट्रीटमेंट पे बात कर रहे थे। हमने काउंसलिंग की बात कर ली कि कैसे बातचीत के ज़रिए भी सुधारा जा सकता है, मेडिसिन पर भी हमने बात कर ली। खान पान को लेकर आप क्या कहेंगी, किस तौर पे और क्या ध्यान रखना चाहिए खान पान में? कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान नहीं है जिससे आपको डिप्रेशन नहीं होगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो हेल्प करता है हेल्दी लाइफ जीने में। और जब हम हेल्थ की बात करते हैं वो ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे हैं जी, फिजिकल है, मेंटल है, सोशल है, स्पिरिचुअल है, सब में इसका फ़र्क पड़ता है। रेगुलर डाइट, हर 3 घंटे में आपको कुछ लीजिए ताकि आपके ब्लड शुगर लेवल्स फॉल ना हो, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन या स्ट्रेस बनता है। हेल्दी डाइट लीजिए। यदि आपको एसिडिटी या पेट से संबंधित शिकायत रहती है, जो कि एंग्शियस लोगों में ज़्यादा होती हैं, एंग्शियस या डिप्रेस लोगों में ज़्यादा होती हैं, तो उस केस में ज़्यादा तला मिर्च मसाला इनको अवॉइड करने से हेल्प मिलेगी। विटामिन डेफिशिएंसीज एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि रिसर्च में या स्टडी में भी देखा गया है। वेजिटेरियंस में विटामिन B12 की डेफिशिएंसीज ऑफन देखी जाती हैं, जिसकी वजह से डिप्रेसिव सिम्टम्स आते हैं। इसी तरह से विटामिन D3 की डेफिशिएंसी, विटामिन D जो कि सूरज से बनता है ऐसा माना जाता है, वो उसकी कमी भी डिप्रेशन में आमतौर पे देखी गई है। तो इन चीज़ों की यदि कमियां ना हो, आपका फल फ्रूट का इंटेक एडिक्वेट है, दूध वगैरह का इंटेक एडिक्वेट है, हेल्दी डाइट है इन जनरल, तो वो आपको स्ट्रेस रिडक्शन में डेफिनेटली हेल्प करती है ताकि वो डिप्रेशन या अवसाद। चलिए, अभी तक आप मेरे क्वेश्चंस का या कॉलर के क्वेश्चन को आंसर कर रही थी, कोई क्लोजिंग टिप्स अपनी ओर से अगर आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? सबसे पहले तो ये मैं बोलूँगी कि जागरूक होना ज़रूरी है कि दुखी होना कंटिन्यूसली एक नेचुरल स्टेट नहीं है। डिप्रेशन एक बीमारी है, जैसे कोई भी शारीरिक बीमारी होती है। उसके कारण आपके बॉडी के अंदर ही हैं, ये रासायनिक असंतुलन है, और बाहरी कारण होना ज़रूरी नहीं है। कभी हम महसूस करते हैं कि यदि हम आसपास हमारी स्थितियां बिल्कुल ठीक हैं तो हम डिप्रेस्ड हैं, तो ये हम खुद को कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब भी ऐसी स्थिति हो, एडवाइस करूँगी कि आप प्रोफेशनल हेल्प लें, कम से कम जाके बात करें कि क्यों हो रहा है।
एक जनरल हेल्दी लाइफस्टाइल आपको तनाव से बचने में मदद करता है। हेल्दी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज और डाइट के अलावा एक हेल्दी सोशल लाइफ होना, एक स्वस्थ सामाजिक लाइफ होना ज़रूरी है, जिसमें आप लोगों से बात करते हैं, आपके मन में कोई भी परेशानियां होती हैं वो डिस्कस करते हैं, ताकि तनाव इकट्ठा नहीं हो, वो धीरे धीरे करके आप उससे मुक्ति पा सकें। योगा, मेडिटेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे तनाव को कम करने में। जो चीज़ आपको करना अच्छा लगता है, आपकी कोई रुचियां हैं, आपकी कोई हॉबी है, उसको छोड़िए नहीं, चाहे आपके पास मन लगाएं, उसमें ध्यान बटाने की एग्जैक्टली समय है नहीं है। हम कहते हैं हम बिजी हैं, लेकिन आप किसके लिए बिजी हो? बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलरली ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो आपको खुशी देती थी। बिल्कुल, खुश रहने की भरपूर कोशिश अपनी ओर से हर एक इंडिविजुअल को करनी चाहिए ताकि वो इन स्थितियों से निपट सके, ऐसी स्थितियां उत्पन्न ही ना हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कपूर, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए। ना सिर्फ आपके यहाँ आने से हमारे दर्शकों को मदद मिली, हमने भी बहुत कुछ जाना। रिसर्च के दौरान भी इतना कुछ नहीं जान पाए जब इस कार्यक्रम के लिए तैयार कर रहे थे, तो बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। इसके साथ ही आज के लिए हेल्थ गुरु में फिलहाल के लिए इतना ही। अगले रविवार शाम 4 बजे फिर हाजिर होंगे एक नई टॉपिक, एक नए विषय के साथ। नमस्कार।